जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज 78वां जन्म जयंती समारोह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का चल रहा है, जिसमें गोपालगंज के जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का आज 78वां जयंती समारोह में आप आए हैं, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं वो हम लोग के आदर्श है। बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए उस व्यक्ति ने इतना कुछ उन्होंने किया है कि इसके लिए तो हाजीपुर नहीं पूरे भारतवर्ष में उनका ऋणी है और हर जगह मनाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी को दूसरे अम्बेडकर की उपाधि देनी हो तो रामविलास जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है कि जिन्होंने दलित समाज के लिए तो सोचा ही, लेकिन दलित समाज के नेता होते हुए भी सवर्ण समाज के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो 10% आज आप लोग सवर्ण आरक्षण देख रहे हैं वो स्वर्गीय रामविलास जी की ही देन है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि एक दलित समाज से आता हो और सवर्ण का भी भला सोचता हो, ऐसा नेता भी आपके भारतवर्ष में कौन है? जो व्यक्ति कहता हो कि देखिए अगर सवर्ण समाज ने दलित समाज को आरक्षण दिया तो दलित समाज का भी कर्तव्य बनता है कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनका आय नहीं है, वो ब्राह्मण बुनियाद लाला अन्य जाति जो सवर्ण में आती है उनसे आते हैं, उनके लिए जो व्यक्ति लड़ने का काम किया, तो वैसे आदर्श का तो पूरे भारतवर्ष में उत्सव की तरह जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ये हम लोगों में उनके प्रति जागृति कम है कि 2 जगह 4 जगह मनाया जा रहा है। ये तो पार्टी लाइन से हट के मनानी चाहिए, हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। बिहार का राजनीति का केंद्र पटना रहा है, इसके बावजूद हाजीपुर के सर्किट हाउस के पास आज उनकी जो इस तरह से जयंती मनाया जा रहा है, आखिर हाजीपुर क्यों, बिहार की राजधानी पटना क्यों नहीं? घूमी रही है और हाजीपुर से स्वर्गीय मंत्री जी को बहुत लगाव रहा है। हाजीपुर को डेवलप करने में उनका खून पसीना लगा हुआ है और हाजीपुर की जनता उनको बहुत ही समय प्रेम देती थी। तो कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी अच्छा काम वही करना चाहता है जहां उसको प्रेम मिलता है। रामविलास पासवान जी जो है दलितों के काफ़ी बड़े नेता माने जाते थे और उन्होंने परिवार को भी काफ़ी समर्पण भावना से देखा, लेकिन वहीं पर जब उनकी देहांत हुई तो उनकी पार्टी जो है सो पूरी तरह से तोड़ दी गई, वो भी बहुत भागों में कर दी गई। क्या कुछ कहना? देखिए, ये तो आज से नहीं पूर्व से चला आ रहा है कि कोई भी अच्छा राज्य या शासक रहता है और जब वो नहीं रहता है या जब भी चाटुकारों को मौका मिलता है तो वो तोड़ फोड़ लगाते हैं और वो तोड़ फोड़ लगाया भी गया, लेकिन उसको बिहार के जनता ने उन लोगों को बखूबी गलत साबित किया और उन्होंने देखा कि भाई उनका उत्तराधिकारी सही उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है जो जनता के सेवा कर सकते हैं, बिहार को आगे ले जा सकते हैं, जिनके पास एक विजुअल है, विजन है कि मंत्री जी के तरह कार्य करने की क्षमता है। आप देखिए कि आज 3 साल पहले ये घटना हुई है और आज आप बिहार का रिजल्ट देख लीजिए कि 100% रिजल्ट रहा है। पहली बार किसी ऐसी पार्टी को 1 सीट जिसका हो उसे 5 सीट दिया गया है और हमने इतिहास रचने का भी काम किया है और एक ही तरह से नहीं 3 तरह से इतिहास रचने का काम किया है। 3 तरह से आप देख लीजिए, 1 सीट से 5 सीट मिला, 5 में 100 का स्ट्राइक रहा। 22 साल की हमारी सांसद है शांभवी चौधरी, ये भी एक इतिहास है। भारत के संसद में इतिहास है कि सबसे कम उम्र की। दूसरा आप ये देख लें कि हमारी पहली पार्टी है जो सुनार बिरादरी को भी लाई कि भाई उनके कोई लीडर नहीं है, जो राजेश वर्मा जी ने भी इतिहास रचा है। आप पिछले 50 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई सुनार सांसद पूरे बिहार में नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्राइक 100 में 100%, स्ट्राइक 100 में 100 और ना जात पात की बात ही दूर दूर तक नहीं होती है। तो क्या इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, तो इस बार विधानसभा चुनाव में लोजपा जनशक्ति पार्टी का क्या भूमिका रहेगा? देखिए, वो कहने की बात नहीं है, वो तो जनता ने खुद ही सबको दिखा दिया है कि शायद अगर हमें 8 सीट मिला होता तो हम 8 के 8 भी जीत जाते। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है
कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। इस पे तो मान लीजिए कि हमारे माननीय नेताजी बयान देंगे, लेकिन बिहार की जनता चिराग भैया को भरपूर प्रेम और स्नेह दे रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इसका अंदाजा किसी को न हो, सबको इसका अंदाजा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रहा है कि इस बार विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे चिराग पासवान, क्या इसमें कहना? देखिए, ये तो एनडीए का क्या सोच होगा। भैया एनडीए के साथ है, उन्होंने क्लियर कर दिया हम एनडीए के साथ है। वो चेहरा बनाना न बनाना एनडीए का अपना सोच है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि आप मुझसे संगठन के बारे में, भैया के विचारों के बारे में पूछेंगे, मंत्री जी के विचारों के बारे में पूछेंगे। मैं 14 साल से लोजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं उस पर प्रकाश डाल सकता हूँ। एनडीए का कोई बयान मैं नहीं दे सकता हूँ। आप बात विचारों की कर रहे हैं, अगर पीछे जो घटना हुआ उसको छोड़ देते हैं, अगर फिर से उनके चाचा पशुपति पारस जी या जो भी हो, उनके जो पीछे छोड़ के या पार्टी तोड़ के गए हैं, अगर फिर से साथ आना चाहें तो क्या आप उनको साथ लेकर चल सकेंगे? अब ये देखिए, ऐसा तो अगर संभव होता तो शाम्भवी चौधरी की जगह प्रिंस राज जी वहां से सांसद होते। अगर भैया में परिवारवाद होता तो उनके घर में 3 सांसद थे, आज वो अकेले सांसद। बात परिवारवाद की नहीं, बात है कि लेकर चलने नहीं, लेकर चलने का मतलब कहाँ है? जब एक बार आपने खंजर मार दिया और दोबारा हम कोई पागल थोड़ी है कि फिर खंजर खाए। हो सकता है कि एक बार हम मंत्री जी की कृपा या नेक कर्मों से भैया बच गए, दूसरी बार कोई ऐसी घात आप कर दे तो वैसा तो मुझे नहीं लगता है। बाकी ये भैया का अपना सोच होगा कि वो क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि उनका पार्टी का निर्णय क्या होगा वो सर्वोपरि है। मैं तो एक जिला अध्यक्ष हूँ, छोटा सा संगठन के बारे में आप पूछिए तो मैं उस पर रोशनी डाल सकता हूँ। कार्यक्रम के बारे में पूछिए, मंत्री जी के विचारों के बारे में आप अगर कुछ जानना चाहते हैं। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कितने सीटों की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो हम लोकसभा में भी सारे सीटों पे किए थे, क्योंकि भैया का एक सोच है कि प्रत्याशी एनडीए का है तो वो लोजपा का ही है, वो चाहे जेडीयू लड़े, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़े। देखिए, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जी जेडीयू के सांसद थे, और वो जीतने के बाद उनका बयान था, उन्होंने भैया को बधाई भी दिया कि जो लोजपा टीम ने हमारा मदद किया है और आपके संगठन ने, उसकी हमें उम्मीद रही थी। तो ये हमारे भैया के तरफ से पहले से और प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से, संजय पासवान जी के तरफ से निर्देश है कि कोई भी हमारे गठबंधन से आएगा, हम जितना लोजपा के लिए काम करेंगे उतना ही उसके लिए भी काम करेंगे। तो ये तो तभी हो सकता है जब हम 243 विधानसभा में अपना संगठन मजबूत रखेंगे, तभी ना हम अपने गठबंधन के लोगों का भी मदद कर पाएंगे। एक सवाल है सर, चिराग पासवान जी हमेशा से स्लोगन देते आ रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर राजनीति की बात करें तो बिहार के तमाम पार्टी दलों से बेस्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, सारी सीटें निकाले, यानी बिहार में भी फर्स्ट तो हो गए। अब बिहार फर्स्ट को करने को लेकर के क्या कुछ विजन होगा, क्योंकि आप ही ग्रामीण स्तर देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो भैया का मतलब क्या कहा जाए, ड्रीम, एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है या लक्ष्य उसको कह सकते हैं। मतलब बिहार को फर्स्ट करने के लिए क्या विजन है? एक चीज और चिराग जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी, कि जो ग्लैमर की दुनिया को छोड़ के बिहार के लोगों की त्रासदी देख के जो व्यक्ति फिल्म दुनिया का हीरो होके और यहाँ आके जो उन्होंने संघर्ष किया है वो बिहार की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। अब देखिए, कोई भी जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसके प्राप्ति में उतना ही समय लगता है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, भैया का सोच है कि यहाँ कल कारखाना डेवलप होगा, यहाँ इंस्टीट्यूट डेवलप होगा, जो हमारे बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, पढ़ने वाले भी बिहार के बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के। तो उस तरह का अभी चुनाव बीता है, इसके बाद हम लोग उस तरह का शिक्षा का हब तैयार करेंगे, इंडस्ट्री आएगी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो जाएगा। जब हमें पंजाब कमाने और दिल्ली और गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, जब इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो बिहार फर्स्ट हो जाएगा। अभी तो ये एक दिन का तो प्रोजेक्ट है नहीं कि भैया चुनाव जीत गए और हुआ क्यों नहीं, इसको बनने में 5-10 साल लगेगा। वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे हम लोग कभी पीछे नहीं हट सकते। अभी आप विचारों सिद्धांतों की बात कर रहे थे।
बिहारी फर्स्ट में तो जब हम विभाग आगे बढ़ेगा तो बिहार फर्स्ट नहीं हो जाएगा। जब हम क्वालिफाइड होंगे, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा बढ़िया होगी, तो हमें दिल्ली कलकत्ता इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, यही हम लोग का विजन है कि हम मेडिकल फैसिलिटी और शिक्षा फैसिलिटी और यहाँ मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी एक सवाल है आरक्षण को लेकर के, जैसे आप विचारों और सिद्धांतों की बात कर रहे थे, तो बिहार में 65% से घटा करके 50% कर दिया गया। वहीं पर तेजस्वी जी का बयान इसमें आ गया, राजनीतिक बयान जो है सम्राट चौधरी का आया, लेकिन अभी तक चिराग जी नहीं बोले हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक लोगों को न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपने इससे पहले भी आप ही लोग सुभाष सिंह के मूर्ति अनावरण में कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने क्वेश्चन किया था, जब मैं भैया के साथ ही था, तो भैया ने कहा कि देखिए कोर्ट के निर्णय में ना हमें बोलने का अधिकार है, ना मुख्यमंत्री को बोलने का अधिकार है और ना प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार है। तो भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की विधि अलग अलग है। तो न्यायपालिका में भैया अगर कुछ हस्तक्षेप क्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसमें क्या बोल सकते हैं? तो न्यायपालिका में वो क्या बोले? जब प्रधानमंत्री न्यायपालिका के आगे झुकते हैं, वो उसका सम्मान अगर वही लोग नहीं करेंगे तो फिर न्यायपालिका की गरिमा कहा जाएगी। आपका परिचय? अपना परिचय? मेरा परिचय सुधांशु मिश्रा, गोपालगंज लोजपा रामविलास का जिलाध्यक्ष। आपके सभी दर्शकों और व्यूअर को सादर प्रणाम और बधाई देता हूँ।